हर सूट में किन प्रश्नों पर विवाद है और किन पॉइंट्स को कोर्ट को डिसाइड करना है, वो कोर्ट सबूत फाइल करने के पहले डिसाइड करती है। इन पॉइंट्स को इश्यूज कहते हैं। ऑर्डर 14 रूल 1 सब रूल 4 के हिसाब से इश्यूज दो टाइप्स के होते हैं। पहला इश्यूज ऑफ फैक्ट यानी तथ्य पे, और दूसरा है इश्यूज ऑफ लॉ यानी कानून पे, मतलब उस केस में कौन से कानून का उल्लंघन और कैसे हुआ है वो देखना। एग्जाम्पल होगा कि अगर मेरा सूट है कि रमेश ने उधारी नहीं चुकाई और रमेश से कहिए कि मेरे पैसे वापस करे, तो इश्यूज होंगे कि क्या सुरेश साबित करता है कि उसने रमेश को इतने पैसे उधार में दिए। उधारी इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मैंने साइन ही नहीं किया है। तो इश्यू होगा दोनों में से कौन साबित करता है डॉक्यूमेंट की सच्चाई। XYZ एक्ट के अंदर इस कोर्ट में ऐसा सूट फाइल ही नहीं कर सकते। XYZ एक्ट के हिसाब से ऐसा केस सिर्फ ABC कोर्ट में फाइल हो सकता है। तो इश्यू होगा कि क्या रमेश साबित करता है कि XYZ एक्ट के अंदर ABC कोर्ट ही ये सूट परख सकता है। मैं दावा करता हूँ कि मैंने इतने पैसे चुका दिए हैं। तो इश्यू होगा कि क्या रमेश साबित करता है कि उसने इतने पैसे वापस किए। सूट लिमिटेशन के बाहर है। तो इश्यू होगा कि क्या रमेश साबित करता है कि ये सूट लिमिटेशन के बाहर है। तो इनमें से लिमिटेशन एक्ट का प्रश्न और XYZ एक्ट का प्रश्न इश्यूज ऑफ लॉ होंगे, और बाकी के जो तथ्य और केस के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स पे निर्भर हैं वो इश्यूज ऑफ फैक्ट होंगे। क्योंकि हर केस के तथ्य अलग हो सकते हैं। जी, लेकिन कुछ इश्यूज पहले सुलझाने होते हैं जिन्हें प्रिलिमिनरी इश्यूज कहते हैं, और बाकी के इश्यूज तो नॉर्मल डिसाइड करने होते हैं एक साथ आखिर में। पहले जो CPC था 1976 के पहले, उसमें प्रिलिमिनरी इश्यूज पहले ही डिसाइड करने होते थे। अब प्रिलिमिनरी इश्यूज को अंत में बाकी इश्यूज के साथ भी सुलझा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लगता था कि अगर प्रिलिमिनरी इश्यू पहले ही कंपलसरीली सुलझाए ट्रायल कोर्ट और उसके लिए एविडेंस भी लीड हो, तो इसको चैलेंज कर करके आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंच के फिर से बाकी का सूट ट्रायल कोर्ट में ख़त्म करके वापस हर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ना, मतलब इंसान का तो जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाए। इसके लिए ट्रायल कोर्ट को सतर्क रखना होगा और अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा इश्यू को पहचानने में कि वो इश्यू प्योरली लॉ पे बेस्ड है या उसके लिए एविडेंस सब भी देखना पड़ेगा। CPC का एक प्रोविज़न है ऑर्डर 14 रूल 2। ये रूल के हिसाब से कोर्ट ने जो भी इश्यूज फ्रेम किए हैं उन सब पे जजमेंट देना कंपलसरी है। इसके लिए एक्सेप्शन यानी अपवाद है सब रूल 2। सब रूल 2 कोर्ट को शक्ति देती है कि सब रूल 2 के ऊपर इश्यूज फ्रेम हुए तो उनको पहले डिसाइड कर सकते हैं और बाकी के इश्यूज बाद में देख सकते हैं, या सूट अगर उन पॉइंट्स पे रिजेक्ट हो तो वो भी कर सकते हैं। सब रूल 2 क्या है? सब रूल 2 में 2 पॉइंट्स हैं। A जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट यानी वो कोर्ट वो केस सुनने के लायक है कि नहीं, और B किसी एक्ट यानी कानून के अंदर वो सूट फाइल करना ही मना है कि नहीं। तो इसमें B में लिमिटेशन एक्ट आएगा? जी, सत्यनाथ वर्सेस सरोजामणि सिविल अपील 3680 ऑफ 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच द्वारा 6 मई 2022 को कहा गया है कि खाली प्लेंट और एक्ट पढ़ने से पता चल जाए कि इश्यू डिसाइड हो सकता है तो वो प्रिलिमिनरी इश्यू होगा, लेकिन अगर एविडेंस लीड करना पड़े और तथ्य को डिसाइड करना पड़े तो वो प्रिलिमिनरी इश्यू नहीं हो सकता। इसीलिए जुरिस्डिक्शन प्रिलिमिनरी इश्यू हो सकता है। इस केस में जो डिफेंडेंट था वो कह रहा था कि रेस जुडिकाटा को प्रिलिमिनरी इश्यू बनाया जाए, मतलब यही सूट पहले भी उसी प्लेंटिफ ने उसी डिफेंडेंट के खिलाफ उन्हीं रिलीफ्स के लिए बराबर के कोर्ट में ट्राई किया है और उसमें जजमेंट भी आ चुकी है। रेस क्या? रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 11 CPC में है, ये मैं विस्तार में बाद में समझाऊंगी। ऐसे इंपॉर्टेंट इशू को डिसाइड करना सिर्फ प्लेंट के बेसिस पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्लेंटिफ तो दूसरी बार भी यही कहेगा कि ये केस अलग है। इस जजमेंट में दूसरे एक जजमेंट को रेफ़र किया गया है कि रेस जुडिकाटा के लिए सारे प्लीडिंग्स, इश्यूज, पहले का सूट सब देखना होगा, तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर नहीं परख सकते, लेकिन प्रिलिमिनरी इश्यू बना सकते हैं। इसका मतलब सारे प्लीडिंग्स ख़त्म होने के बाद
ऑर्डर 14 रूल 2 उठा सकते हैं। लेकिन तुमको याद होगा कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए सिर्फ प्लेंट और उसके साथ हुए डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट रेस जुडिकाटा इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट डिपेंडिंग अपॉन प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज टू द सूट एटसेट्रा. It is not a plea in law alone or which bars the jurisdiction of the court or is a statutory bar under clause B of subrule 2. मतलब रेस जुडिकाटा को प्रिलिमिनरी इश्यू नहीं बना सकते। अब एक केस देख लो, मैसर्स मोंगिया रियल्टी एंड बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मानिक सेठी, सिविल अपील 814 ऑफ 2022। सेठी ने मुझसे उधार मांगे थे जो 13 जून 2012, 11 जुलाई 2012 और 21 दिसंबर 2012 को मैंने दिए और भी पैसे बाद में दिए। सेठी ने कुछ पैसे वापस भी किए। आखिरी पेमेंट 24 अक्टूबर 2013 को किया था सेठी ने। आज 1 अप्रैल 2017 है जब मैंने ये सूट फाइल किया है। ये उधारी थी ही नहीं। ये रहा मेरा ऑर्डर 7 रूल 11 एप्लीकेशन कि ये सूट लिमिटेशन के बाहर है। प्लेंट में लिखा है कि आखिरी पेमेंट 20 जून 2013 को की गई है और सूट 3 साल 9 मंथ्स 10 डेज़ के बाद फाइल किया है तो लिमिटेशन के बाहर है। सूट डिसमिस। लास्ट पेमेंट 24 अक्टूबर 2013 को हुई और सूट 3 साल बाद फाइल किया है तो लिमिटेशन के बाहर है। मोंगिया कहता है प्लेंट में कि मोंगिया और सेठी के बीच ओरल अग्रीमेंट है कि सेठी के पास 9 अप्रैल 2014 तक का समय है पैसे वापस करने। रिटन में कुछ भी नहीं है ऐसा, तो नीचे के कोर्ट ने कोई गलती नहीं की है। सूट लिमिटेशन के बाहर ही है। रीपेमेंट का टाइम 9 अप्रैल 2014 तक का था, मतलब इस डेट से 3 साल बाद तक लिमिटेशन चालू है। इसके लिए सूट लिमिटेशन के अंदर ही है और ये परखने एविडेंस लीड करना ज़रूरी था, तो नीचे का कोर्ट ऐसे ही सूट डिसमिस नहीं कर सकता। ऊपर से अकाउंट्स परखने भी एविडेंस की ज़रूरत है, तो नीचे के कोर्ट्स के फैसले गलत हैं। योर लॉर्डशिप्स, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है और ये लोन ही नहीं है और लास्ट पेमेंट 24 अक्टूबर 2013 में किया है मैंने, तो सूट लिमिटेशन के बाहर है। प्लेंट के पैरा 5 में लिखा है कि 1 साल तक का टाइम था सेठी के पास पैसे वापस करने। मोंगिया का केस पर रखने एविडेंस की ज़रूरत है। मोंगिया के पैसे की मांग लिमिटेशन के अंदर है या बाहर, या असल में लोन भी है कि नहीं, ये परखे बिना नहीं हो सकती। हम नस्ली नेवल वाडिया वर्सेस आइवरी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखते हैं कि अगर लिमिटेशन के तथ्यों पे वाद हो तो वो प्रिलिमिनरी इश्यू नहीं हो सकता। इस केस में लिमिटेशन सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे नहीं देख सकते। हम अपील अलाउ करते हैं। नीचे का कोर्ट लिमिटेशन को बाकी के इश्यूज़ के साथ ही परखे। इस केस में एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर था। नीचे के दोनों कोर्ट्स के जजमेंट देखोगे तो ऑर्डर 14 रूल 2 का कोई बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते ऑर्डर 14 रूल 2 कहाँ से आया पता नहीं। लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में हर झगड़े के लिए अलग लिमिटेशन हो सकता है और लिमिटेशन के शुरू होने की तारीख भी अलग हो सकती है। इस केस में उधारी थी कि नहीं, इसके बारे में दोनों पार्टीज में विवाद है। इसमें लिमिटेशन देखने के लिए कोर्ट को दोनों पार्टी से सबूत परखना होगा। अगर लिमिटेशन कब से शुरू हो रहा है और झगड़ा किस बात पे है, वो दोनों पार्टीज के बीच सहमति हो तो प्रिलिमिनरी इशू बन सकता है। अगर एक पार्टी एक तरीके का झगड़ा कहे और सामने वाली पार्टी उसे नकार दे तो लिमिटेशन नहीं हो सकता प्रिलिमिनरी इशू ऑर्डर 14 रूल 2B के अंदर। सहमति कैसे हो सकती है? जिसने सूट फाइल किया है वो क्यों मानेगा कि उसने गलत कोर्ट में केस फाइल किया है या किसी कानून के अंदर उसका केस नहीं बैठता? लेकिन प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन तो स्पष्ट तरीके से बताना ही पड़ेगा ना। एल्डेको का जजमेंट देख लो। इसीलिए सबसे नीचे के कोर्ट को अपना विवेक इस्तेमाल करना ही होगा प्लेंट पढ़ते समय। ये बात भी ठीक है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर ओरल अग्रीमेंट की बात एक क्लाउड कास्ट कर देती है कि कॉज ऑफ एक्शन कब शुरू हुआ लिमिटेशन कैलकुलेट करने के लिए। इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर रिटन अग्रीमेंट होता और उसमें ब्लैक एंड वाइट में लिखा होता कि कॉज ऑफ एक्शन कब शुरू हो रहा है तो इस केस का आउटकम ही अलग होता, क्योंकि मोंगिया को प्लेंट के साथ उस रिटन अग्रीमेंट को भी जोड़ना होता। उम्मीद है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ पे थोड़ी तो क्लैरिटी मिली होगी तुमको। आगे मैं ऑर्डर 14 रूल 2 के बारे में बताने का प्रयत्न करूंगी।